नमस्कार। कहते हैं ना, हर स्वर्ण युग का अंत होता ही है। और भारत के इतिहास में गुप्त साम्राज्य का दौर, वो तो कला, विज्ञान, स्थिरता, हर चीज का शिखर था। पर जब ये महान साम्राज्य बिखर गया, तब क्या हुआ? आज हम उसी उथल-पुथल से भरे दौर की कहानी में चलेंगे, जब एक टूटा हुआ ताज भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल रहा था। यही सवाल उस दौर के बिल्कुल केंद्र में है। जरा सोचिए, एक इतनी बड़ी शक्ति जब वो अचानक गायब हो जाए, तो जो खालीपन आता है उसे कौन भरता है? क्या भारत कमजोर पड़ गया, या फिर इसी राख से नई और शायद पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली ताकतों ने जन्म लिया? चलिए मिलकर इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 4 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि आखिर ये स्वर्ण युग खत्म कैसे हुआ। फिर हम मिलेंगे उत्तर के आखिरी महान सम्राट से। उसके बाद जानेंगे दक्षिण की उभरती शक्तियों के बारे में। और आखिर में समझेंगे कि इस पूरी उथल-पुथल में भारत को विरासत में क्या तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिए, कोई भी इतना बड़ा साम्राज्य ना एक झटके में खत्म नहीं होता। ये तो कुछ वैसा था जैसे कोई बहुत बड़ा विशाल पेड़ धीरे धीरे अंदर से खोखला हो रहा हो। और ये प्रक्रिया दशकों तक चली, जिसने भारत के राजनीतिक नक्शे को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो सवाल उठता है, ये साम्राज्य गिरा क्यों? वजह कोई एक नहीं थी, कई थी। एक तरफ बाहर से हूणों के लगातार हमले हो रहे थे, जिन्होंने साम्राज्य को बुरी तरह झकझोर दिया। और अंदर अंदर सिंहासन पर बैठे उत्तराधिकारी इतने कमजोर थे कि उनसे ये विशाल साम्राज्य संभल ही नहीं रहा था। और इन सबके साथ साथ एक नई व्यवस्था जन्म ले रही थी, सामंतवाद, जिसने धीरे धीरे केंद्र की शक्ति को दीमक की तरह चाटना शुरू कर दिया। तो गुप्तों के जाने के बाद उत्तर भारत में सत्ता का सिंहासन समझिए खाली पड़ा था। और दावेदार दावेदार तो बहुत थे, लेकिन इतिहास ने उन सब में से सिर्फ एक नाम को याद रखा। एक ऐसा सम्राट जिसने इस बिखरे हुए नक्शे को एक आखिरी बार एक करने की कोशिश की। और वो नाम था हर्षवर्धन। हर्ष का जो 41 साल का शासन था ना, वो उत्तर भारत के लिए एक नई सुबह जैसा था। उसने अपनी राजधानी थानेसर से बदलकर कन्नौज को बनाया, और ये एक बहुत ही बड़ा स्ट्रेटेजिक फैसला था। इसी एक फैसले ने कन्नौज को आने वाली कई सदियों तक उत्तर भारत की सत्ता का सेंटर पॉइंट बना दिया। और हाँ, एक और बहुत खास बात, इसी दौर में मशहूर चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। सच कहूं तो अगर उसने अपनी यात्रा के बारे में लिखा ना होता, तो हर्ष के युग के बारे में हम शायद इतना कुछ कभी जान ही नहीं पाते। उत्तर भारत का अंतिम महान हिंदू सम्राट, ये उपाधि अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसके बाद कोई हिंदू राजा नहीं हुए। नहीं, इसका मतलब ये है कि हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तर भारत फिर कभी उस स्केल पर, उस तरह से एक झंडे के नीचे इकट्ठा नहीं हो पाया। बस उसके साथ ही एक युग का अंत हो गया और छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का दौर शुरू हो गया। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ उत्तर भारत की नहीं है। अब जरा नक्शे में दक्षिण की तरफ चलते हैं, क्योंकि जिस वक्त हर्ष उत्तर का सबसे बड़ा राजा बन रहा था ना, ठीक उसी समय दक्षिण में 2 और महाशक्तियां एक दूसरे से टकराने के लिए तैयार खड़ी थीं। ये 2 राजवंश उस दौर के असली टाइटन्स थे। एक तरफ थे बादामी के चालुक्य और उनका महान राजा पुलकेशिन द्वितीय, और इसने तो इतिहास की धारा ही बदल दी। जब हर्ष, जिसे कोई हरा नहीं पा रहा था, दक्षिण की तरफ बढ़ा, तो इसी पुलकेशिन ने उसे नर्मदा नदी पर रोक दिया। सोचिए कितनी बड़ी बात थी ये। और दूसरी तरफ थे कांची के पल्लव। ये लोग सिर्फ लड़ाई में ही नहीं, बल्कि वास्तुकला में भी उस्ताद थे। महाबलीपुरम के वो जो शानदार मंदिर है ना, वो आज भी इनकी ही कला की गवाही देते हैं। और हाँ, मध्य भारत के वाकाटॉकों को भी नहीं भूलना चाहिए। ये लोग सिर्फ गुप्तों के जरूरी सहयोगी ही नहीं थे, बल्कि अजंता की वो जो खूबसूरत गुफाएं हैं ना, उनके संरक्षक भी यही थे। मतलब साफ है, सत्ता भले ही बट गई थी, पर कला का विकास कहीं नहीं रुका। तो इस पूरे उथल-पुथल भरे दौर की विरासत क्या रही? क्या भारत बिखर गया या और भी ज्यादा समृद्ध हुआ? जवाब उतना सीधा है नहीं। ये एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसा था। एक तरफ थी राजनीतिक टूट-फूट, तो दूसरी तरफ था क्षेत्रीय संस्कृति का ऐसा विकास जो पहले कभी नहीं देखा गया। इस दौर का जो सबसे बड़ा और सबसे गहरा बदलाव था, वो था सामंतवाद। अगर आसान शब्दों में समझें, तो अब राजा की ताकत सीधे जनता तक नहीं पहुंचती थी।
होता ये था कि राजा अपने नीचे सामंतों को जमीनें देता था और फिर वो सामंत ही उस इलाके के असली मालिक बन जाते थे। बस इसी एक बदलाव ने भारत की राजनीति और समाज की बुनियाद को आने वाली कई सदियों के लिए बदल कर रख दिया। ये जो बड़े बड़े बदलाव हुए, उन्हें यहाँ एक नज़र में देख सकते हैं। पॉलिटिक्स में क्या हुआ? एक बड़ी सेंट्रल पावर खत्म हो गई और उसकी जगह कई छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्य आ गए। समाज में सामंतवाद की जड़ें बहुत गहरी हो गई। धर्म में बौद्ध धर्म का असर कम हुआ और ब्राह्मण धर्म का फिर से बोलबाला बढ़ा। और सबसे जरूरी, कल्चर में हर इलाके की अपनी अलग कला, अपनी अलग भाषा फलने फूलने लगी। और सच पूछिए तो यही इस दौर का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है और सबसे बड़ा सबक भी, कि भले ही राजनीतिक एकता का ताज टूट चुका था, पर संस्कृति का खजाना तो और भी ज्यादा भर गया था। कैसे? क्योंकि अब हर छोटा राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए एक दूसरे से बढ़ चढ़कर भव्य मंदिर बनवा रहा था, अपनी भाषा को, अपनी कला को बढ़ावा दे रहा था। तो आखिर में एक सवाल जरूर सोचने लायक है कि कोई भी समाज, कोई भी संस्कृति राजनीतिक रूप से बंटी होने के बावजूद कैसे इतनी फल-फूल सकती है? ये इस दौर का वो सवाल है जो आज भी हमें पॉलिटिकल यूनिटी और कल्चरल ग्रोथ के रिश्ते के बारे में